हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का दूसरा नियम। ठीक है, ये आपका जो वीडियो है ये चैप्टर नंबर 9 का वीडियो है। कौन से चैप्टर का वीडियो है ये आपका चैप्टर नंबर 9 का वीडियो है। आगे का पोर्शन है चैप्टर नंबर 9 के आगे का पोर्शन है। इससे पहले के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि किसके बारे में है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि गति का दूसरा नियम के बारे में है। ठीक है, तो क्या कहता है गति का दूसरा नियम। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कह रहे हैं, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है कि जो फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, तो इससे पहले आपको मोमेंटम समझना होगा कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे ये लॉ जो है आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉ है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको समझने में, तो इसको धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंटम के बारे में हमने इससे लास्ट वीडियो में भी बात की थी। लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था मोमेंटम के बारे में, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वैसे हम अभी भी बात कर लेते हैं इसके बारे में, मोमेंटम के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ जो अभी चाहिए हमें, जितना अभी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, P से डिनोट करते हैं। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। ठीक है, जिसमें जो m होता है, m का मतलब होता है मास, m का मतलब क्या होता है, मास, और साथ में v का मतलब होता है वेलोसिटी। v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, बस आपको बताना ही था कि m का मतलब क्या है और v का मतलब क्या है। तो m का मतलब होता है बॉडी का मास और v का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है। अब कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अब समझिए चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, क्या चीज़, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। तो मान लीजिए कि एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है, उसका मास है m। एक बॉल है, उसका मास क्या है, m उसका मास है, और वो किस स्पीड से चल रही है, u स्पीड से चल रही है। तो अब मैं इसका अगर मोमेंटम निकालना चाहूँ तो इसका मोमेंटम कैसे निकलेगा, इसका मोमेंटम हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, कि जो इसका मास है ना, उसकी मास की मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसके वेलोसिटी से। इसकी वेलोसिटी कितनी है, u इसकी वेलोसिटी है, तो हमने वेलोसिटी की जगह u रख दिया, और साथ में मास कितना है इसका, m इसका मास है, तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंटम हमें जो है मिल जाएगा। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि वेलोसिटी क्या होती है तो आपको चैप्टर नंबर 8 देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर नंबर 8 में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपने देखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखिए पता कि वेलोसिटी क्या होती है तो पहले आपको चैप्टर नंबर 8 देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ना चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो अब हम अभी क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है m, वो एक u वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा mu। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा mu। ठीक है, मान लीजिए अब बाद में चलते चलते इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। ठीक है, बॉडी का मास कितना m ही है, लेकिन अब जो इसकी वेलोसिटी हो गई, अब इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अब इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू में v। पहले इसका मोमेंटम था mu, पहले इसका मोमेंटम क्या था, पहले इसका मोमेंटम था mu। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले इसकी स्पीड क्या थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, अब इसकी वेलोसिटी v है, तो अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv इसका मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये पहले वाली स्पीड है, तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, पहले वाला होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ P1। अब क्योंकि ये v जो है बाद वाली स्पीड है ना, बाद वाला मोमेंटम हो जाएगा फिर ये, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P2। तो ठीक है, यहाँ पर अब हम इसके मोमेंटम में चेंज आ गए ना, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया है, इसलिए क्या हो सकता है, इसके वेलोसिटी, इसके मोमेंटम में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या आया है हमारे पास में, चेंज इन मोमेंटम को हम दिखाते हैं डेल्टा P से। किससे दिखाते हैं हम, डेल्टा P से हम इसको दिखाते हैं। और चेंज इन मोमेंटम क्या आया है,
चेंज इन मोमेंटम हमारे पास में आया है। चेंज इन मोमेंटम निकालने का तरीका है, फाइनल होता है उसको माइनस कर देते हैं हम इनिशियल से। फाइनल क्या है P2, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास P2 माइनस P1, ठीक है। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने अभी क्या समझ लिया अभी तक, हमने अभी समझ लिया मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, और हमने समझा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। अभी हमने इतना पार्ट समझ लिया कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 है। और अब हमें देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जहाँ पर रेट की बात आ जाती है, आप हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर रेट की बात आ जाती है वहाँ पर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास में, P2 माइनस P1। ये तो चेंज ऑफ मोमेंटम था। अब रेट लग गया तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, टाइम से डिवाइड कर देंगे। क्या जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें लॉ में क्या बताया गया है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ये है, यानी कि P2 रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है हमारे पास में, P2 माइनस P1 अपॉन में T। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। और यही तो लॉ में बताया गया है। सेकंड लॉ क्या कहता है, यही तो कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो लिख दिया हमने, जो फोर्स है वो ये जो साइन होता है, ये जो साइन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इससे हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। जो आपने पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला, जो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, F = ma, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये इस डेरिवेशन से हमें पता चलता है, सेकंड लॉ से हमें पता चलता है, ठीक है। तो आइए अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P2 माइनस P1 के अपॉन में T। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू हमें दी थी mv है। तो P2 की जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे mv, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगाएंगे साथ में। P1 कितना है हमारे पास में, mu है। तो P1 की जगह हम लिख देंगे mu और अपॉन में T, ठीक है। अब यहाँ पर जो चल रहा है राइट हैंड पर उसको वैसे ही रखेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर देखिए ये m और ये m, बॉडी का मास तो सेम ही होता है ना, तो इन दोनों में से जो m है यानी कि जो मास है वो कॉमन निकल गया। अब क्या बचा, अब यहाँ पर बचा v माइनस u, अब हमारे पास क्या बचा है, v माइनस यू अपॉन में t, ये हमारे पास बचा है, ठीक है। अब v माइनस यू अपॉन में t क्या होता है, ये होता है a, यानी कि एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। आपने 8th चैप्टर में पढ़ा होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने 8th चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले 8th चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद 9th चैप्टर को पढ़ना आपको, वरना अगर आप 8th चैप्टर को बिना पढ़े इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसकी जगह मैंने a कैसे लिख दिया है, तो आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमने बताया था कि जो a होता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यही चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई है v माइनस यू अपॉन में t, और ये किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के a के बराबर होती है। तो इसकी जगह मैंने a लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या जाता है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास इंटू एक्सेलरेशन के। किसके ज़्यादा प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो जैसे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और एक्सेलरेशन के। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है और इक्वल का साइन लगाना है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आकर के लग जाता है, और वो कांस्टेंट क्या है, इस केस में कांस्टेंट है k, और साथ में m और a। अब क्या हो गया, ये वाला साइन हट गया, कौन सा वाला, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो हट चुका है। अब हमें क्या मिल गया है, हमें कांस्टेंट मिल गया। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या होता है, एक कांस्टेंट मिलता है, और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये आप ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। इस केस में जो k की वैल्यू होती है वो k की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, k की वैल्यू 1 होती है। k की वैल्यू 1 की होती है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है ma, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि k की वैल्यू 1 कैसे आती है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलो है। क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है,
1 किलो उस ऑब्जेक्ट का मास है और उस पर जो फोर्स लगाई गई है, उस पर जो फोर्स लगाई गई है वो कितनी लगाई गई है, 1 न्यूटन की उस पर फोर्स लगाई गई है। कितनी लगाई गई है, 1 न्यूटन की उस पर जो है फोर्स लगाई गई है। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलो है, उस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, तो ये देखा ये गया कि उसने जो एक्सेलरेशन किया, उसने एक्सेलरेशन किया था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितना एक्सेलरेशन किया था उसने, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसने एक्सेलरेशन किया था। जब एक ऑब्जेक्ट को 1 किलो की ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो उसने कितना एक्सेलरेशन किया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसने एक्सेलरेशन किया। और यही चीज़ हम जो है इस वाले फॉर्मूले में पुट अप करके देखते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इस वाले फॉर्मूले को इरेज कर देते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, और k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो k की जगह k रखेंगे हम। k की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या रखेंगे, k की जगह k रखेंगे। और साथ में m की वैल्यू कितनी है, 1, तो m की जगह 1 रख दिया मैंने। ठीक है, इन सब के बीच में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई इनके सब के बीच में हो रही है। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू 1 आई है, तो इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, k = 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। और यही मैं आपको बता रहा था कि k की वैल्यू कितनी होती है, इस केस में 1 होती है। और अगर k की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस फॉर्मूले में अगर हम k की वैल्यू 1 रख देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास में, f = ma हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उस पर क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स भी हमको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये वही है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर पढ़ाया है, ये सब का सब वही है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, मानो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है, और वो एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है, और वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी है हमने, u मानी है। ठीक है, तो उस केस में उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mu, जैसा कि अभी पीछे बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी कितनी हो गई, v उसकी वेलोसिटी हो गई, मास तो सेम ही रहेगा, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया, p2, जो मतलब जो फाइनल मोमेंटम था वो कितना हो गया उसका, mv उसका मोमेंटम हो गया है। तो अब दो तरीके के मोमेंटम हमको मिल चुके हैं, एक तो शुरू वाला मोमेंटम है और एक बाद वाला मोमेंटम है, एक शुरू वाला मोमेंटम और एक बाद वाला मोमेंटम है। और फॉर्मूले के हिसाब से जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, हमने अभी पीछे देखा था, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है p2 - p1/t, और फॉर्मूले के हिसाब से जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके। ठीक है, अब आगे p2 की वैल्यू कितनी है, p2 की वैल्यू है हमारे पास mv, तो p2 की जगह हमने रख दिया mv। और p1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, mu, तो p1 की जगह हमने उसकी वैल्यू को रख दिया mu को। ठीक, अब इन दोनों में से क्या निकाल लिया हमने, m को हमने कॉमन निकाल लिया, और साथ में हमारे पास बाहर क्या बचा, v - u/t। अब जो v - u/t होता है, जो v - u/t होता है, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर हमने v - u/t की जगह क्या लिख दिया, a यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो क्या लग गया, कांस्टेंट लग गया, क्या लग गया, कांस्टेंट लग गया। और k की वैल्यू क्या होती है, k की यहाँ पर जो लिखा हुआ k आ गया ना, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट लग गया। और कांस्टेंट क्या है इस केस में, k है, और k क्या है, k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट है। ठीक है, आगे है, आगे द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k बिकम्स 1। हम बल का जो मात्रक है, जो फोर्स की यूनिट है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, इस तरीके से लिया जाता है कि जो k की वैल्यू वो कितनी हो जाती है, 1 यहाँ पर जो है हो जाती है। k की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 जो है k की वैल्यू हो जाती है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 स्थिरांक उसका जो है मान हो जाता है। और अगर हम k की जगह 1 रख देते तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है F = ma। क्या आ जाता है हमारे पास, F = ma फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेथड टू मेजर अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। और इस फॉर्मूले से
F इज इक्वल्स टू एम ए से हमें पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, अगर मैं फोर्स की यूनिट की बात करूं, फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट हम यहीं से निकाल सकते हैं। मास की यूनिट कितनी होती है, मास की यूनिट होती है हमारे पास में किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्स की यूनिट आ जाती है वो क्या आ जाती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास जो है फोर्स की यूनिट जो है ऐसा यूनिट हमारे पास में आ जाती है। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, एक और तरीके से इस तरीके से लिखते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्या क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों तरीके बिल्कुल सही है, आपको जो भी बुक में लिखा हुआ मिलता है दोनों बिल्कुल सही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो है हमारा फोर्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो खत्म हो जाता है। अब जो हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो आपको पढ़ाया गया है इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। इसकी जो ये जो डेरिवेशन है, ये जो इसकी डेरिवेशन है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वरना अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो भूल जाओगे, और भूल गए फिर बाद में पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगी। इसलिए पहले इसको कम से कम 3 से 4 बार तो उसको प्रैक्टिस कर ही लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, इसको आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा है आपको, वीडियो कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।